हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग? हेलो ऑल। सेफ एंड साउंड, मजे में सब लोग? ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कल हमने जो डिस्कस किया था उसी चीज को आगे लेके चलते हैं हम। कल हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको इंफॉर्मेशन देना शुरू किया था। हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो वो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ओके। तो इससे पहले वापस में थोड़ा फटाफट पिछला जो है वो रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, मुझे लग रहा है अभी काफी लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ने दो उनको। चलिए, तो जो आइडियल सॉल्यूशन था, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने आपको बताया था कि उसमें जो ए बी बी और ए बी इंटरेक्शन होता है वो इक्वल होता है या फिर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास जो भी दो कंपाउंड्स होंगे ए और बी, उनके स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। उनका डिफरेंस जो है वो 14 AMU, अदरवाइज वो CH2 का डिफरेंस होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर ले रहे हैं तो उसका होमोलॉग्स होगा। ठीक है, सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए साइज मैटर करता है, साइज सेम होना चाहिए, पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। ये सारी अगर चीजें सेम है तो वो आइडियल सॉल्यूशन बना सकता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये तीनों जो है वो इक्वल नहीं होते। इक्वल नहीं होने का मतलब है वो ज्यादा या कम हो सकता है। ठीक है ना? तो हम पहले बात करते हैं नेगेटिव डिविएशन के लिए, यानी नेगेटिव पार्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, अदरवाइज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। तो इस केस में हमने आपको बताया था कि ए और बी बी इंटरेक्शन जो है वो ए बी से कम होता है। हमने ये भी बताया था कि जो P ऑब्जर्व्ड है वो P नॉट ए एक्स ए और P नॉट बी एक्स बी से कम होगा। नेगेटिव है तो हमेशा सारी चीजें कम होती रहेगी। यहां पे भी हमने जो पार्शियल प्रेशर्स थे यानी PA/PB के, वो भी उसके प्योर और मोल फ्रैक्शन से कम होते थे। वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग वो भी कम होता है, वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग कम हो जाता है, क्योंकि उनके बीच में जो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसके कंपैरिजन में अब पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ए और बी के खुद के साथ, उससे अब जब वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर गए, रिएक्ट करने इन सेंस मिक्स कर दिए गए, नॉट केमिकली रिएक्ट, फिजिकली उनको जब मिक्स कर दिया गया, तब क्या उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। प्लस वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक शो करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल हमने बताया था आपको कि मान लो क्लोरोफॉर्म है और उसका हमने एसीटोन के साथ रिएक्शन करा, या फिर क्लोरोफॉर्म जो है उसको हमने एसीटोन के साथ मिक्स करा फिजिकली, तो क्या होता है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान ये बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो यहां से जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, यहां से बॉन्ड एनर्जी जो है या फिर एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है तो यहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब रिएक्शन कैसा है आपका, यानी ये प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक। सो डेफिनेटली डेल्टा एच का वैल्यू क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। डेल्टा एस मिक्सिंग वुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये हमने बताया था आपको, ये रेंडमनेस होता है जो जीरो से ज्यादा है। और डेल्टा जी जो है उसको बोला जाता है गिब्स फ्री एनर्जी, ये थर्मोडायनेमिक्स में से लिया हुआ है। गिब्स फ्री एनर्जी, तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कम, क्योंकि जब कोई दो चीज मिक्स होती है तो उसका फ्री एनर्जी कम हो जाता है। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो का मतलब होता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस बोले तो अपने आप होने वाले रिएक्शन, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या दे सकते हो, तो एग्जांपल के तौर पे ले सकता हूं मैं क्लोरोफॉर्म प्लस यहां पे ईथर, HCl H2O, मिथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। ऐसे एग्जांपल्स हम यहां पे ले सकते हैं जिनमें
दो चीजें जो है वो मैं इन जनरल बोल सकता हूं, इन जनरल, जिसको आप एसएसटी के तौर पे याद रखना, ये हमारा टेक्निक है एसएसटी, राइट। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, ऐसे कंपाउंड यहां पे होंगे, यहां पे ऐसे कंपाउंड्स का मिक्सचर होगा जो कि क्लोरोफॉर्म यानी हेलोफॉर्म जैसा हो, और सामने सामने वाला जो कंपाउंड उसके पास क्या हो, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो। फॉर एग्जांपल एसीटोन में ऑक्सीजन है और यहां पे ईथर में भी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऐसा कंपाउंड जो CH3 यानी CHX3 प्लस नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाले कंपाउंड, ये दोनों क्या कर सकते हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, जिससे वो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, ठीक है। चलिए, अदरवाइज और कैसे कंपाउंड हो सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कल हमने एक लिस्ट बना के दी थी आपको, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, HCl, HBr, HI, HClO4, H2SO4, HNO3, इसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और उसका अगर पानी के साथ HCl और H2O उसके साथ अगर मिक्सचर किया गया तो भी नेगेटिव डेविएशन शो कर सकता है। एक ऐसा भी है कि जिसमें मिथेनॉल और एसिटिक एसिड, तो उसमें क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो वो क्या कर सकता है, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब चलिए, अब आते हैं वापस नए जो टॉपिक है, यानी यहां तक तो हमने कल डिस्कस कर लिया था, एंड में उसको हमने रिवाइज कर लिया। अब आते हैं आज के इसी पॉइंट पे और ज्यादा डिटेल में चलते हैं। हमारे पास ग्राफ है, एक ग्राफ वाला क्वेश्चन मैंने आपको पूछा भी था, और आज उसका आंसर हम देने वाले हैं और डिक्लेयर भी करने वाले हैं कि किन लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, राइट। चलिए, यहां पे हमने वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है, हमारा नॉर्मल सा ग्राफ है ये। इस नॉर्मल के ग्राफ में अगर आइडियल सॉल्यूशन था, तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता था, ये स्ट्रेट लाइंस बनती थी। ये स्ट्रेट लाइन मैंने डॉटेड इसलिए दिखाई है क्योंकि अब ये नहीं रहेगी, यानी अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। अब हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन बोले तो जो ओरिजिनल उसका वेपर प्रेशर होगा, ओरिजिनल वेपर प्रेशर से हमें वेपर प्रेशर की वैल्यूज क्या मिलेगी बेटा, कम। क्यों, नेगेटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर वुड बी और ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर वुड बी लेस देन द ओरिजिनल P नॉट ए एक्स है P नॉट बी एक्स बी। देखो, P नॉट ए इंटू P नॉट बी एक्स बी प्लस, यानी P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी वाला ग्राफ ये है, ये डॉटेड लाइन वाला ग्राफ जो है वो इसका ग्राफ है। मगर P ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व किया तो क्या मिला, एक्सपेरिमेंट से क्या मिला, जब ऑब्जर्व लिखते हैं तो उसका मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या मिली, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कुछ ऐसी मिली, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऐसे कर्व जैसे मिली। क्यों, क्योंकि उसके लिए जो प्योर ए और प्योर बी का जो ग्राफ है वो भी डेफिनेटली क्या हो जाना चाहिए, ऐसे नीचे, यानी जो ओरिजिनल है उससे क्या हो जाना चाहिए, कम। वो भी दिखा दिया, देखो अपने बेटा, ये पी ए और पी बी का ग्राफ जो है वो भी उसके ओरिजिनल, यानी ये आपको मान लो ये पी ए का ग्राफ है, ये जो है वो पी बी का ग्राफ है, तो वो भी उसके ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए ये भी आपका ग्राफ कम हो जाएगा। मगर इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ के अंदर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे ये वेपर प्रेशर की वैल्यू जो है, यहां पे वेपर प्रेशर की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, मिनिमम। यहां पे वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अगर वेपर प्रेशर की वैल्यू मिनिमम है, अगर वेपर प्रेशर की वैल्यू यहां पे मिनिमम हो जाती है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, राइट। बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है यहां पे मैक्सिमम। अब ये चीज जो है वो समझने वाली है, वेपर प्रेशर मिनिमम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन यहां पे बन सकता है, मैं अभी आपको क्वेश्चन बताऊंगा, मगर उससे पहले ये चीज समझ लो कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन है, या फिर कैसे हम उसको समझ सकते हैं। देखो, अब हमारे पास है एक
सॉल्वेंट है या फिर एक हमारे पास है सोल्यूशन। 1 सेकेंड। ओके, नाउ अगेन वापस आते हैं यहां पे। वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के साथ का हम रिलेशन यहां पे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो क्या हो सकता है, देखो मान लीजिए हमारे पास है एक पी नॉट ए की वैल्यू दे रहा हूं मैं किसी के लिए 200 mm, और दूसरा एक जो बी है उसके लिए है यही वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या, 500 mm। ठीक है, ओके। तो ये उसका इक्विलिब्रियम पे वेपर प्रेशर है, प्योर ए का इक्विलिब्रियम पे वेपर प्रेशर है, और ये प्योर बी का इक्विलिब्रियम पे वेपर प्रेशर है 500 mm। ओके, ये 500 mm है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि जब ये ए बॉयल होगा, जब ये बॉयल होना शुरू होगा, तब इसका वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा हूं, जब ये बॉयल होगा तब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इक्विलिब्रियम पे है, किसी भी कंडीशन पे वो हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस ए को मुझे बॉयल करना है। अगर इस ए को मुझे बॉयल करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका वेपर प्रेशर मुझे कितना बनाना पड़ेगा जिससे ये बॉयल होना शुरू हो जाए, और इसका वेपर प्रेशर मुझे कितना बनाना पड़ेगा जिससे ये बॉयल होना शुरू हो जाए। ये आप मुझे बताओ जल्दी से, फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ कि इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए जिससे ये बॉयल होना शुरू हो जाए। जल्दी, अभी है वो 200 और 500, कितना होना चाहिए एमएम में जब वो बॉयल होना शुरू होगा? जल्दी फटाफट। ओके चलो, सही है। श्रेया, हिमांशु, दोनों लोग सही आंसर कर रहे हैं। और बताओ, करेक्ट है 760 mm। जब भी किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 760 mm हो जाता है, तब वो आता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। याद है ना, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन हमने बताया था, द वेपर प्रेशर, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नोन एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। डू यू रिमेंबर दिस? याद है सबको? मैंने लिखवाया है ये चीज। तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होगा? जब वेपर प्रेशर 760 हो जाए उसका बॉइलिंग पॉइंट है। वेरी नाइस। चलिए, अब मुझे करना क्या है, इसको कहां लेके जाना है, 760 mm तक लेके जाना है ना? 760 mm तक मैं इसको लेके जा रहा हूं। तो अब एक चीज यहां पे बराबर देखो, मुझे इसको 200 से 760 लेके जाना है, मतलब मुझे 560 mm तक इसको राइज करना है, यानी बढ़ाना है। तो ऑब्वियसली बट नेचुरल है कि 200 टू 760 तक जाने के लिए मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके वो यहां तक पहुंचेगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसका अभी ये दोनों जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, और नॉर्मल टेम्परेचर से मुझे उसको 760 तक लेके जाना है। तो ऑब्वियसली इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे टेम्परेचर चाहिए हाई, इसके लिए मुझे टेम्परेचर हाई चाहिए, हाई टेम्परेचर। मतलब अदरवाइज मैं ऐसा बोल सकता हूं इसके कंपैरिजन में इसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, मोर देन दिस। अच्छा, इसको मुझे 500 टू 760 लेके जाना है, यानी 260 mm ही मुझे बढ़ाना है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी टी भी लिख देता हूं मैं, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर
वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ये बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, इसका कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसको 25 डिग्री से मुझे 760 mm तक लेके जाने के लिए जो टेम्परेचर मुझे राइज करना पड़ेगा वो क्या होगा, कम होगा। जबकि यहां पे मुझे क्या चाहिए होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, 760 तक पहुंचेगा। बात क्लियर हो रही है सबको? तो अब मुझे बताओ कि वेपर प्रेशर किसका कम था ओरिजिनली? ओरिजिनली इसका वेपर प्रेशर कम था। अगर ओरिजिनली इसका वेपर प्रेशर कम है तो इसके लिए मुझे टेम्परेचर क्या चाहिए, ज्यादा। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं, यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ये वाला आप रिलेशन दिमाग में रखो। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्हाई? बिकॉज लेस द वेपर प्रेशर ओरिजिनली, more the temperature is required to reach up to this 760 mm. Fine. तो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहां पे आप ये देख सकते हो, यहां पे यही चीज आप देख सकते हो, वेपर प्रेशर मिनिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। वेपर प्रेशर मिनिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे दोनों के दोनों जो भी हमारे पास लिक्विड्स हैं, दोनों लिक्विड्स हैं, उनका मुझे कुछ ना कुछ एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू यहां पे मुझे मिलेगा। इसको मैं नीचे तक ऐसे एक्स्ट्रापोलेट कर दूं या इस लाइन को नीचे खींच के ले जाऊं तो मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ एक्स ए और कुछ ना कुछ एक्स बी की वैल्यू मिल जाएगी। इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए मेरे पास एक्स ए और एक्स बी की कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी, ठीक है। और उन दोनों एक्स ए और एक्स बी का जो भी वैल्यू है, लेट सपोज हम यहां पे एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं ये 0 है, ये 0.1 है, ये 0.1 है, और ये वाला जो है वो 0.2 है। किसके लिए? एक्स ए का वैल्यू 0.2 है तो एक्स बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.8। गॉट इट? एक्स ए का वैल्यू 0.2 है तो एक्स बी का वैल्यू हो जाएगा 0.8। अब सुनना बराबर से, हाँ बराबर से सुनना बेटा। ये ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इस पूरे सॉल्यूशन का, इस 0.2 और 0.8 वाला जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है एक्स ए और एक्स बी का, मतलब दोनों का मोल फ्रैक्शन पॉइंट है और पॉइंट बी है, 0.2 एंड 0.8 है। इस कॉम्बिनेशन पे, ए और बी के इस कॉम्बिनेशन पे बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो गया। मतलब दोनों चीजें, दोनों चीजें 0.2 और 0.8 के प्रपोर्शन में जब है ए और बी, तब वो मिक्सचर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता, मतलब उससे उसका वेपर प्रेशर कम नहीं हो सकता। अब इस तरह की जो कंडीशन है, इस तरह की कंडीशन में आप कभी भी, आप कभी भी इस एक्स ए और एक्स बी को सेपरेट नहीं कर सकते। ये एक ऐसा यूनिक मोल फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन मिल गया है हमें, ऐसा एक यूनिक कॉम्बिनेशन मिल गया जहां पे इसको कभी भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने आपको जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सिखाया तब मैंने बोला था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज ओनली एप्लीकेबल टू द आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन के लिए ऐसी कहानी होती ही नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो ये हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसलिए यहां पे कोई ऐसा मुझे कॉम्बिनेशन मिलता ही नहीं है जहां पे मिनिमम या मैक्सिमम कुछ ऐसा बॉइलिंग पॉइंट जैसी कहानी आ जाए। और द वेपर प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेजुअली इंक्रीजेस विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, यहां पे कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं होती कि आपका जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह की कंडीशन शो करे जिससे वो सेपरेट ना हो पाए, ठीक है। सो अगेन मैं वापस आपको बताता हूं, वापस याद रखो, जब भी आपका सॉल्यूशन जो है वो आइडियल होगा तो आइडियल कंडीशन में ही हम उसको सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अगर आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसका डिस्टिलेशन 100% नहीं हो सकता।
कर सकते हो, 100% पॉसिबल नहीं है। जैसे कि ये हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है, तो इस पॉइंट पे अगर ये कॉम्बिनेशन में है तो उसका सेपरेशन 100% कभी पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा इसी फ्रैक्शन में रहेंगे। तो इस तरह की जो केस है या फिर इस तरह का जो कंडीशन है, इसको बोला जाता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इसको बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर का मतलब होता है सेम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। सेम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर मतलब कि जब हम किसी भी चीज का एक फिक्स प्रोपोर्शन लेके उसको बॉईल करवाते हैं तो दोनों चीजें साथ में बॉईल होती है, दोनों लिक्विड साथ में बॉईल होते हैं, उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है, ठीक है ना। और एक और यूनिक चीज, एक तो ये एजोट्रोपिक मिक्सचर है, ये तो है। दूसरी एक चीज, यहां पे एक्स ए एक्स बी और वाई ए वाई बी सेम हो जाते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज ऑफ ए एंड इन वेपर फेज ऑफ ए। सॉल्यूशन फेज में और वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन सेम हो जाता है और बी का सॉल्यूशन फेज में और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन सेम हो जाता है। ये दोनों सेम हो जाते हैं बेटा, ये दोनों, हाँ ये दोनों सेम हो जाते हैं, ये दोनों नहीं। एक से एक्स भी सेम नहीं हो रहे हैं, एक से एक्स भी तो अलग अलग ही है बेटा। मगर वेपर फेज के लिए कहानी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए और एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी हो जाता है। अब ऐसा अगर हो गया, एक्स ए और वाई ए, एक्स बी और वाई बी सेम हो गया, तो आप वो, मैंने आगे आपको जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाली कहानी बताई थी, वो वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक्वल अमाउंट में वेपर्स बनेगी, वो वेपर हम दूसरे वेसल में निकालेंगे, फर्स्ट कंडेंसेट बनाएंगे, वहां पे वो वेपर्स जाएगी, तो वो वेपर्स सॉल्यूशन फेज में क्या हो जाएगा, एक्स ए डैश वाई ए डैश। अब वो एक्स ए डैश वाई ए डैश जो है वो किसके बराबर होगा, एक्स ए डैश एक्स बी डैश किसके बराबर होगा, वाई ए और वाई बी के बराबर होगा। वापस से वो डायग्राम याद करो, वापस से वो जो डायग्राम मैंने बताया था याद करो, मेरी बुक में लिखा हुआ है, मैं एक मिनट दिखाता हूं आपको वापस फटाफट, चलो कुटे गेला, यस देखिए, वापस नजदीक आके दिखाता हूं, देखो, है ना, ये वाला जो था एक्स से एक्स बी, वहां से ये फर्स्ट कंडेंसेट बन रहा था, है ना। तो यहां पे जो एक्स ए एक्स बी था वो यहां पे वाई ए वाई बी बना, और वही वाई ए वाई बी यहां पे कंडेंस होके इसमें यहां पे एक्स ए डैश और एक्स बी डैश बन गया। अगर ये और ये यानी एक्स ए और वाई ए, एक्स बी एंड वाई बी, ये अगर सेम हो जाते हैं तो यहां भी वही होगा, यहां भी वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, है ना, यहां भी वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इस कंडीशन के लिए क्या हो गया कि ये भी अगर सेम हो गया ऊपर तो बाहर निकालोगे तभी सेम रहेगा। कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि जब एक्स ए और वाई ए इन दोनों का प्रोपोर्शन कुछ अलग हो जाए, कभी नहीं होगा। यहां तो अलग इसलिए हो रहा था क्योंकि दोनों का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन डिफरेंट आ रहा था, तो जो ज्यादा वोलेटाइल होता था उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ता रहता था, जो कम वोलेटाइल होता था उसका मोल फ्रैक्शन कम होते रहता था। आई बात समझ में। तो इस तरह से क्या होता है, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से चीजों को सेपरेट कर सकते हैं या उसका सेपरेशन पॉसिबल हो सकता है, जबकि इस एजियोट्रोपिक कंडीशन में तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब आइडियल सॉल्यूशन का सेपरेशन पॉसिबल है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का सेपरेशन ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, नाउ एक और मजे की बात बताता हूं आपको, ये तो सारी चीजें टेक्निकल हो गई। अब ये बेटा एजियोट्रोपिक मिक्सचर आपको आपकी आसपास, आपकी लाइफ में आसपास कहां दिखता है, कहां ऐसे एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन हम देखते हैं। आप लोगों ने कहीं बाहर खाना खाने गए हो या फिर रोड साइड पे अगर खाना खाने जाते हैं कहीं पे भी, तो वो चाइनीज वगैरह बनाने वाले लोग होते हैं, है ना, नूडल्स वगैरह बनाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो बनाते वक्त वह क्या करते हैं, बड़ा सा एक तवा होता है इसके पास, बड़ा सा एक तवा है, उस तवे पे वो लोग वो नूडल्स वगैरह डालते हैं, उसमें ऑयल वगैरह डाल दिया उन्होंने, और बाद में क्या करते हैं, उसको गर्म करते करते, उसको ऐसे गर्म करते करते उसको ऐसा उठा के उसके ऊपर थोड़ा सा पानी पड़ा होता है बगल में, थोड़ा सा पानी जो उसको ऐसे डालते हैं,
और क्या होता है, एकदम से आग लगती है इसके ऊपर, राइट, और ऐसा ऐसा करके वो वापस गर्म करना शुरू कर देता है। तो वो जो आग लग रही है ना, वो आग है ऑयल की वजह से। वो आग जो लग रही है वो ऑयल की वजह से है। डालता है वो पानी, पानी डालेगा वो, मगर आग लगेगी ऑयल की। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब वो तवे पे उस चीज को वो तल रहा है या फिर उसको जब वो बना रहा है, तब क्या होगा, वहां से ऑयल की वेपर्स बन रही होगी। मगर ऑयल का जो इग्निशन पॉइंट है, ऑयल का जलने का जो जलन बिंदु है या फिर इग्निशन पॉइंट जो है, वो हाई होता है। बॉयल होता रहेगा ऑयल, 200 400 डिग्री तक वो बॉयल होता रहेगा, मगर वो कभी इग्नाइट नहीं होगा, इग्निशन नहीं होगा। मगर जैसे ही वो उस पे पानी डालता है, पानी डालता है तो क्या हो जाता है, पानी और ऑयल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है जो उस ऑयल का इग्निशन पॉइंट क्या कर देता है, कम। इग्निशन पॉइंट जैसे ही कम हुआ, इमीडिएटली वो ऑयल जो है वो उस फायर की वजह से, उस टेम्परेचर की वजह से जलना शुरू हो जाएगा। और फॉर द फ्रैक्शन ऑफ टाइम, 2-3 सेकंड्स के लिए वो एकदम से आग लगती है ना। और उसको पता होता है कि क्या करना है, उसको इमीडिएटली वो वापस गर्म करता है या फिर ऊपर ले लेता है, ठंडा कर लेता है और ज्यादा पानी डाल देता है, ऐसा करता है जिससे क्या हो जाए, वो एक यूनिक जो मोल फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन बना था ना, वो खत्म हो जाए। वो उसी टाइम पे होता है ऑयल और पानी के मिक्सचर में, जब वो कोई एक यूनिक मिक्सचर के फॉर्म में हो, यूनिक मोल फ्रैक्शन हो उनका, तभी वो जलता है। उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं वो लोग, है ना, कि वो इतना ही जलना चाहिए, आग इतनी लगनी चाहिए, जिससे क्या हो, आसपास वाले लोग जो है उनको दिखाई दे, ऐसे आग लगेगी तो सब देखेंगे, अरे वाह यहाँ तो आग लग रही है, क्या है, कोई भी पूछेगा, बोलेगा यहाँ तो उसने ठेला लगाया है ना, चाइनीज वाला है वो, बोलेगा चलो चलो एक बार खाना खाने जाते हैं, है ना, मुंह में पानी आ गया ना, डोंट वरी, लॉकडाउन खुलने के बाद जाना कुछ भी खाना, अभी मत खाना कुछ, है ना। तो ये भी क्या है बेटा, इट्स एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, the mixture at which, or the proportion or the portion at which the boiling point of both becomes equal, दोनों चीजों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को सेम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर भी बोला जाता है, ठीक है ना। ओके, तो आप लिखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है, ये डायग्राम वगैरह बना लो बेटा, ये जो पॉइंट है वो हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पॉइंट है, ठीक है। तो आप यहां पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का डेफिनेशन लिख लो, क्या होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, वो लिख लो। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर is the unique combination of two liquids at which their boiling point becomes equal, their boiling point becomes equal, and if we get distillate, if we get distillate the percentage or the amount would be same in the solution phase and in the vapor phase, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इज इट फाइन? ये बात क्लियर हो गई सबको? तो ये जो हम बता रहे थे ये था नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, अदरवाइज नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कहानी थी। अब पॉजिटिव डेविएशन चेक करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है वो चेक करते हैं, राइट। चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूं, आप वापस से ये वाला ग्राफ में हटा देता हूं यहां से, और वापस से हम एक नया ग्राफ यहां पे बना के दे देंगे। ये पूरा पॉइंट जो है वो समझ में आ गया ना सबको बेटा? वेरी नाइस, चलो हटाओ इसको, एक नया ग्राफ बनाएंगे यहां पे।
अब देखो, जो भी आपका डायग्राम था या फिर जो भी हमारा नेगेटिव डेविएशन था, पॉजिटिव डेविएशन जो है वो इससे क्या हो जाएगा, पूरा ही उल्टा हो जाएगा, पूरा ही रिवर्स है, अपोजिट है एकदम से। आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, मगर हम तो ये कर सकते हैं। तो हम सारी चीजें चेंज कर देते हैं यहां पे। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लो, पॉजिटिव है तो ये ज्यादा हो जाएगा, जो डिक्रीज था वो इंक्रीज हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउट लो का मतलब है, राउट्स लो का मतलब ये होता है कि ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, ए बी के कंपैरिजन में। मतलब जब हमने उनको दो अलग अलग बीकर में रखा है, प्योर ए और प्योर बी को, तब वो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को ज्यादा पकड़ के रखते हैं, एक दूसरे को ज्यादा पकड़ के रखते हैं। जबकि जब वो मिक्स कर दिए जाते हैं, जब वो मिक्स कर दिए जाते हैं, तब वो एक दूसरे को इतना ज्यादा अच्छे से पकड़ नहीं सकता, या फिर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं होता, कम हो जाता है। अगर कम हो गया तो उसको बोला जाएगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लो। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड जो भी आपका वैल्यू होगा वो ओरिजिनल से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी इंडिविजुअल वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किससे, पी नॉट एक्स से और पी नॉट बी एक्स बी के कंपेरिजन में। अगर अगर इस तरह की कंडीशन है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, मिक्स करने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी, नॉन जीरो है, जीरो से ज्यादा हो जाएगी वैल्यू। और ये जो है एंडोथर्मिक हो जाएगा, अब एक्सोथर्मिक नहीं रहेगा, ये प्रोसेस हो जाएगा एंडोथर्मिक। क्योंकि क्योंकि पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ज्यादा था वहां पे, अब क्या हो गया, कम हो गया। तो रिजल्टेंट वैल्यू जो है डेल्टा एच की, जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वो एंडोथर्मिक हो जाता है, ना कि एक्सोथर्मिक। ओके, मिक्सिंग तो ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा, डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन जीरो ही रहेगा, ये तो सबके लिए सेम है, आइडियल, नॉन आइडियल, नेगेटिव, पॉजिटिव डिविएशन, कुछ भी ले लो, ये चीजें तो वही रहने वाली, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, तो एग्जाम्पल्स क्या क्या ले सकते हैं हम, चलो वो चेक करते हैं, यहां पे उसके एग्जाम्पल्स चेक करते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल है या फिर बहुत यूनिक है। हमने यहां पे एग्जाम्पल एक में ले रहा हूं, हमारे पास है मिथेनॉल प्लस बेंजीन। चलिए, मिथेनॉल एंड बेंजीन, तो इसमें क्या होता है, एच बॉन्ड होगा, इसमें एच बॉन्ड नहीं होता, इसमें एच बॉन्ड नहीं है, इसमें एच बॉन्ड है, राइट। तो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एच बॉन्ड है, और एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एच बॉन्ड नहीं है। फाइन, तो ये पोलर कंपाउंड है, तो जब ए को मैंने अलग रखा होगा मिथेनॉल को, तो मिथेनॉल एक दूसरे को क्या करके रखा होगा, पकड़ के रखा होगा। जबकि ये नॉन पोलर है तो बेंजीन, बेंजीन को तो ज्यादा अच्छे से पकड़ के रख सकता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो उनके बीच में भी कुछ अट्रैक्शन होगा। मगर जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा, तो मिक्स कर दिया जाएगा तो कहानी क्या हो जाएगी, अब कंडीशन क्या हो जाएगी, देखना, जब हमने इसको मिक्स कर दिया, हम यहां पे दिखा देते हैं इसको, वेसल बना के दिखाते हैं। अब मैंने ए और बी को मिक्स कर दिया, ए और बी को मिक्स करने पे क्या हो गया, ए जो है उसके बीच बीच में बी आ गया, ठीक है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो बी ने क्या करा, बी ने ए के बीच का जो अट्रैक्शन था वो तोड़ दिया, और ए ने बी और बी के बीच का अट्रैक्शन तोड़ दिया, और ये एक दूसरे के साथ क्या होगा, ऐसे मिक्स होके पड़े रहेंगे। तो अब इससे क्या हो गया, ए और बी, ए पोलार है, बी नॉन पोलार है, तो पोलार और नॉन पोलार के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है, जो यहां पे था इंडिविजुअली उससे भी वो क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर। तो अब
इसके लिए मैं क्या बता सकता हूं, या फिर इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं कि इसके लिए मुझे अगर डिसाइड करना है इन जनरल क्या होता है। इन जनरल जब नेगेटिव डेविएशन था तब मैंने ये ट्रिक बताई थी आपको। इन जनरल में मैंने आपको बताया था कि एच बॉन्ड होना चाहिए, जबकि यहां पे ये कहानी जो है वो चेंज हो जाएगी। यहां पे एच बॉन्ड नहीं होना चाहिए इन सॉल्यूशन। एच बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड। बस इतना आपको दिमाग में रखना है। दूसरा आपको दिमाग में रखना है कि एक क्या होगा, पोलार होगा, और दूसरा जो है वो पोलार और नॉन पोलार। ठीक है, एक पोलार होना चाहिए, एक नॉन पोलर होना चाहिए, ये वाली कंडीशन भी पॉसिबल है। और थर्ड वन क्या बोल सकते हो आप, थर्ड वन में ऐसा बोल सकते हैं कि एच बॉन्ड ऑफ बोथ कंपाउंड हिंडर ईच अदर। मतलब यहां पे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया है मिथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, मिथेनॉल और वाटर का मैंने एग्जांपल लिया है। अब यहां तो ये दोनों पोलार नहीं है, सॉरी ये दोनों नॉन पोलार है, दोनों में से कोई भी नॉन पोलार नहीं है, दोनों पोलार हैं, दोनों ही पोलार हैं यहां पे। तो क्या हो जाएगा, पहले भी इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, मिथेनॉल मिथेनॉल में पहले पानी में भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। मगर आपको पता होगा कि पानी में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, 4, इसमें कितना होता है, 3। अब अब देखना अब क्या हो जाएगा, अब जब दोनों को मिक्स किया जाए तो वो दोनों एक दूसरे का हाइड्रोजन बॉन्ड को ही ब्रेक कर देंगे। ए बी का और बी ए का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। वो एक दूसरे का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर देने की वजह से अब जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पानी का टेंडेंसी क्या था, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का। अब वो बीच में क्या आ गया, मिथेनॉल आ गया या इथेनॉल आ गया, जिससे उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया, कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, हमें वही तो चाहिए था, ए ए या बी बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाना चाहिए। जैसे ही कम होगा वो किस में चला जाएगा, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। डू रिमेंबर दिस बेटा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी तरह से वो कम हो गया तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिविएशन में चला जाएगा। इन दोनों का मिक्सचर जब बनाओगे तो पॉजिटिव डिविएशन होगा। तो 3 चीजें यहां पे याद रखनी है आपको। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड, मतलब मिक्सचर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। तो वो कब होगा, जब ये दोनों क्या हो, डिफरेंट पोलैरिटी वाले, मतलब एक पोलर हो एक नॉन पोलर हो, एक पोलर एक नॉन पोलर होगा, तब ये कहानी आपको दिखाई देगी। और अगर दोनों पोलर आ गए, मान लो दोनों पोलर हैं, तो दोनों पोलर में क्या होगा, जो उनकी पहले वाली पोलैरिटी थी खुद के साथ की, उसके कंपैरिजन में वो जब मिक्सचर बनेगा तब की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या फिर तब वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेंगे। इस वजह से क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। और एक बात, आप मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल और इथेनॉल नहीं लोगे, मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल इथेनॉल नहीं लोगे, जो पोलैरिटी का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। पोलैरिटी के डिफरेंस में मान लो मैंने मिथेनॉल लिया, तो मिथेनॉल का पोलैरिटी है करीब 0.76, और इथेनॉल का पोलैरिटी होता है 0.66, ऐसा कुछ है, 0.65 कंपेरेटिव टू वाटर। वाटर का पोलैरिटी 1 माना जाता है, उसके कंपैरिजन में मिथेनॉल का 0.76 और उसका 0.65 इथेनॉल का, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए मिथेनॉल इथेनॉल की पोलैरिटी में डिफरेंस ना होने की वजह से वो क्या बनाता है, आइडियल सॉल्यूशन बना सकता है। जबकि पानी और मिथेनॉल के या फिर पानी और इथेनॉल के जो पोलैरिटी है उसमें काफी डिफरेंस है, एक का 1 है पानी का, उसका 0.65 और ये 0.75 या 76। ठीक है, तो डिफरेंस है इसमें ज्यादा, इसलिए वो क्या होता है, पॉजिटिव डिविएशन या फिर नेगेटिव डिविएशन शो करता है।
इज इट ओके? ये क्लियर है सबको? राइट, वापस है फटाफट 1 मिनट के लिए देखो, तब तक मैं चेक करता हूं आप लोगों के क्वेरीज जो है वो। एक क्वेश्चन है कि पोलैरिटी कैसे लर्न करना है और किन किन की पोलैरिटी हमें याद रखनी होगी। नो नो, आपको किसी का भी पोलैरिटी याद रखने की जरूरत नहीं है, एक भी कंपाउंड का। जो भी ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं वो कांस्टेंट आपको दे दिए जाते हैं या फिर बोल दिया जाता है कि ये ज्यादा पोलर है, कम पोलर है, तो कभी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन हो गया सर हमें पता कैसे चले जो मिक्सचर दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं? तो उसके लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो मैंने आपको जो ये टेक्निक बताई एसएसटी, उससे याद रखो कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनना चाहिए फाइनल सॉल्यूशन में मिक्सचर किया तो, या फिर आप जो ओरिजिनल कंपाउंड लेते हो वो देखो कि एक आपका पोलर होगा, एक आपका नॉन पोलर होगा। और लास्ट में कि अगर दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो अब मिक्स होने के बाद वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएगी। ठीक है, ये चीजें जो है वो आप पॉइंट्स के फॉर्म में, कंसेप्ट्स के फॉर्म में याद रखो, ट्रिक के फॉर्म में याद रखो। इससे पहले जो मैंने बताया था उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, वो वाला एक ट्रिक था, तो वो एक दिमाग में रखो। स्ट्रॉन्ग एसिड और H2O के साथ वाले हैं, तो अगर आप नेगेटिव डिविजन वाला भी याद रखोगे ना, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव डिविजन आपको याद रह जाएगा। आप इतना तो बता ही सकते हो, देखो एक सिंपल सी बात है, इतना तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। कैसे? मैंने आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या बताया बेटा? मैंने बताया होमोलॉग होना चाहिए। होमोलॉग होना चाहिए बोले तो एक CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, मतलब दोनों नॉन पोलर तो नॉन पोलर, दोनों पोलर तो पोलर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आइडियल है, या फिर अगर ऐसा कंडीशन नहीं है, ये एक नॉन पोलर पोलर आ गया, तो ये नॉन आइडियल हो जाएगा। इज इट ओके? इतना तो पता चल जाएगा। अब हमें बात करनी है कि वो नेगेटिव डिविजन शो करता है या फिर पॉजिटिव डिविजन शो करता है। तो मैंने नेगेटिव डिविजन के लिए जो आपको दो चीजें बताई ना, वो दोनों याद रख लो, वो दोनों चीजें दिमाग में रख लो, तो आपको ऑटोमेटिकली नेगेटिव डिविजन पता चल जाएगा, और बाकी बचे वो सारे पॉजिटिव डिविजन वाले, है ना। ये एक रास्ता है, ये लॉजिकल रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है? सारे एग्जांपल्स रट्टा मार लो, सारे एग्जांपल्स याद रख लो, जितने भी आइडियल में, नॉन आइडियल में जितने भी एग्जांपल्स है नेगेटिव पॉजिटिव में, आपको याद रख लेना होगा। एक तो ये रास्ता है। खैर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी भी JEE या नीट या एडवांस में कभी भी ऐसा नहीं पूछते कि ये एग्जाम्पल किसका है ना। नॉन आइडियल आइडियल का आपको पता चल जाएगा, फिर भी लॉजिकली आप उसका आंसर दे सकते हो। बोर्ड्स के लिए बात करें तो बोर्ड्स के लिए आपको ये सारे एग्जांपल्स रट्टा मार लोगे फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग बोले तो आज केमिस्ट्री का पेपर है, सुबह ऐसी चीजें जो है वो आप लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए रख लो, जिसको बोलते हैं LMR। LMR बोलते हैं इसको, LMR, लास्ट मोमेंट रिवीजन। लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका जो A4 साइज का पेपर है, ये मान लो ये A4 साइज का पेपर है, तो इस A4 साइज के पेपर का एक फ्रंट और ये बैक, दो पेजेस जो है ना वो आपके क्या होते हैं? LMR होते हैं। LMR में पूरा बुक नहीं होता, पूरा बुक LMR में नहीं होता। लास्ट मोमेंट रिवीजन में सिर्फ एक ही पेज होता है। एक पेज में ऐसे अलग अलग आप क्या बना दो, ऐसे सेक्शंस बना लो, पार्ट बना लो, और उसमें जो भी चीजें ऐसी हैं, कोई कांस्टेंट्स हैं जो आपको याद रखना है,
या फिर इस तरह का कोई एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना है, तो फटाफट वो आपको पूरा पेज एग्जाम में जब जा रहे हो, एग्जाम हॉल में जब जा रहे हो, उससे पहले घर से जब एग्जाम हॉल तक जाओगे तब तक ये 5 मिनट में आपको ये चीजें जो है, या 10 मिनट में आपको ये सारी चीजें एक बार देख लेनी। और और बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहा हूं बेटा मैं, ये चीजें बोर्ड के पेपर में जैसे जाओगे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में इमीडिएटली जो भी चीजें आपने याद की थी, लास्ट मोमेंट रिवीजन में रखी थी, वो वाला आपका पेपर में क्वेश्चन ढूंढ लो। क्या कहीं पे भी उस चीज के रिलेटेड, 2 पेज से रिलेटेड कोई भी चीज है? अगर है तो आपके जो आंसर शीट जो होती है आपकी, उसमें लास्ट पेज पे जो याद रखी हुई चीज है ना, वो लिख लो। मान लो आपने आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स याद रखे और कहीं पे आपको दिखाई दिया कि एक्सप्लेन द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लो। हाँ, इसका मतलब आपके दिमाग में है, अभी शॉर्ट टाइम मेमोरी में डाल दिया आपने, तो फटाक से लास्ट पेज पे सारे एग्जांपल्स लिख लो, तभी के तभी, इमीडिएटली, राइट? और जब वो क्वेश्चन आएगा तब वो एग्जांपल डाल देना। इज इट ओके? तो इसको बोलते हैं लास्ट मोमेंट रिवीजन। और ऐसे जो भी चीजें होती है उसको आपके पेपर के अंदर, जो आंसर शीट है उसके पीछे लास्ट में, आंसर बुकलेट के लास्ट में रफ पेज ऐसा करके वहां पे सारी चीजें लिख ली जाती। ये सबसे बेस्ट आइडिया है थियोरेटिकल चैप्टर्स को या थियोरेटिकल पेपर्स को सॉल्व करने का। अगर आपके पास एमसीक्यू वाला पेपर है तब तो लॉजिक है ही आपके पास। ठीक है, नाउ बैक टू द बिजनेस। देखिए, हमने ये पॉजिटिव डेविएशन का तो आपको बता दिया, अब इसका बनाते हैं ग्राफ। अब ग्राफ में तो बेटा हम मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर का ही ग्राफ बनाएंगे। हमारा जो ओरिजिनल, जो ओल्ड ग्राफ था, वो वाला ग्राफ ही यहां पे हम बनाएंगे। मगर एक चीज याद रखो, मैंने जो डॉटेड लाइन बनाई थी वापस वही बना के दे रहा हूं। ठीक है, ये ओरिजिनल ग्राफ है, ये ओरिजिनल ग्राफ है, आइडियल सॉल्यूशन का ये ओरिजिनल ग्राफ है। अब हम बता रहे हैं यहां पे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लो। तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लो का मतलब है जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ होगा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ये ग्राफ क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। थोड़ा ये फूल गया है ना, ये थोड़ा सा ऊपर से जाएगा ये। और टोटल जो वेपर प्रेशर है वो भी हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वापस से देखो, ये आपका पी नॉट ए हो गया, ये आपका पी नॉट बी हो गया। इज इट ओके? ये क्लियर है इतना? राइट, चलिए अब फटाफट यहां पे चेक करते हैं। ये ऐसा पॉइंट है, यहां पे आपका वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर है। तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ये मैक्सिमम है, ये है मिनिमम, राइट? बॉइलिंग पॉइंट यहां पे मिनिमम हो गया, वेपर प्रेशर उसका मैक्सिमम हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर, वो तो आप जानते ही हो, आपने बताया था हमने। इस पॉइंट को बोला जाएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पॉइंट। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मिनिमम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप उसको बोल सकते हैं। जो नेगेटिव डेविएशन में था उसको बोल सकते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। वहां पे लिख दो, उसमें नेगेटिव डेविएशन में लिख दो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। पॉजिटिव डेविएशन में लिखो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। उल्टा है, देखा आपने, उल्टा है। पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव है, ज्यादा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है। और कम था, नेगेटिव डेविएशन था, तो उसमें क्या था, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, उल्टा। इज इट ओके? तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ये ग्रेटर है इसलिए हमें क्या मिल रहा है, टोटल वेपर प्रेशर भी हमें ज्यादा ही मिल रहा है। तो ये है हमारा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। इज इट ओके? इज इट फाइन? चलिए, वेरी गुड। अब ये वाला पॉइंट हटा देते हैं और बात करते हैं, जो हमने क्वेश्चन दिया था आपको उस क्वेश्चन की बात करते हैं। और किन लोगों ने इसका सही आंसर दिया है
वो डिस्कस करते हैं। मेरे पास वो लोग जो हैं जिन्होंने इसका सही आंसर दिया था उसके नाम है, वो मैं बता देता हूं आपको। 1 सेकेंड। हाँ बेटा, कुठे गेला? चलिए, तो पहला जो हम नाम यहां पे लिखने जा रहे हैं वो ऐसा बच्चा है जिसने फॉर्मूला तो सही डिराइव किया है मगर ग्राफ नहीं बनाया। उसने ग्राफ नहीं बनाया था सही से। फॉर्मूला सही है, ग्राफ बहुत ही गंदी तरह से बनाया था, पता नहीं कैसे समझ में नहीं आया इसको। यस, चलो, ये है सुजय। सुजय जो है उसने सबसे पहले सबसे पहले उसने पूरा फॉर्मूला डिराइव करके मुझे भेज दिया था और ग्राफ नहीं बना पाया। अच्छा, एक और है जिसने सही से बना दिया मगर ग्राफ में गड़बड़ कर दी। यह है स्वराली। स्वराली, उससे भी ग्राफ नहीं बना पाई वो सही से, मगर हो गया था। और तीसरा नाम जो है, 1 सेकेंड, हाँ, कहाँ गए? यस, ठीक है। प्राची एंड प्रीति। प्राची पवार एंड प्रीति जगताप, इन दोनों ने ग्राफ भी बनाए हैं सही। प्रीति ने ग्राफ भी सही बनाया है और डिराइव भी बहुत परफेक्टली किया है। प्राची ने ग्राफ तो बनाया, ग्राफ बनाया है, सही बनाया है, मगर एक्सिस उल्टा ले लिया। मेहनत की है, कोशिश की है, मगर एक्सिस उल्टा ले लिया था। तो अब जो डेयरी मिल्क सिल्क की जो हकदार है वो है प्रीति। सिर्फ इसने ही डेरिवेशन और ग्राफ सारी चीजें सही बताई थी। कई और लोग भी हैं जिन लोगों ने डेरिवेशन तो सही किया था, मगर ग्राफ में मैंने उनको भेजा भी था ऑप्शन कि भाई ग्राफ इसका सही बना के भेजो, फिर भी बना के नहीं भेज पाए थे। ठीक है, एक है पारिजात। पारिजात करके एक बंदा है, उसने भी सही बनाया था। हम्म, कई लोगों ने मेहनत ही नहीं की है। मैंने कोशिश की थी कि वो आंसर बताए मगर उन्होंने बताया नहीं था। नहीं, एक और है। नहीं। हम्म, अब इसमें उनका नाम लिखा हुआ है। हम्म, नहीं, इट इज नॉट करेक्ट। ओके, नहीं, ओके। काफी लोग इसमें मेहनत कर सकते थे मगर उन लोगों ने सही से नहीं बताया था। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि ये कैसे हमने डिराइव किया है या फिर कैसे हम इसको बता सकते हैं परफेक्टली, कैसे लिख सकते हैं हम। मैंने ग्राफ जो पूछा था वो कई बच्चों ने इतना गंदा बनाया है। हमने ग्राफ पूछा था 1/XA वर्सेस 1/YA। ठीक है, सिंपल था। 1/X है 1/YA,
हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए ओवर पी टोटल, ये वाला फॉर्मूला था। अब मुझे 1/y(a) की वैल्यू चाहिए और 1/x(a), तो इसको मैं क्या कर देता हूं, रेसिप्रोकल कर देता हूं मैं इसका। तो ये क्या हो जाएगा, 1/y(a) इज इक्वल टू पी टी ओवर पी नॉट ए एक्स ए, है ना। कई लोगों ने जितने भी मुझे आंसर्स मिले हैं उसमें से 90% लोगों ने एक गलती की है। उन लोगों ने ये 1/y(a) वर्सेस 1/x(a) देख लिया। ठीक है, ये 1/x(a) ही है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो ये 1/x(a) ही है। तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाला अगर मैं यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं तो mx का वैल्यू यानी m का वैल्यू क्या हो जाएगा, p टोटल अपॉन p नॉट ए, और x a यानी x की जगह पे 1/x(a) और y पे हमने रख दिया है 1/y(a), ऐसा कर दिया है। ठीक है, मगर ये इतना बड़ा यहां पे गलती है, इतना बड़ा ब्लंडर हो गया उनसे कि ये देखा ही नहीं कि पी टोटल है। एक्चुअली पी टोटल क्या होता है, पी टोटल जो है वो एक खुद ही क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होता है। तो यहां पे भी एक्स ए और एक्स बी आता है, तो पहले उसको तो सॉल्व करो, है ना। तो आपको ये गलती नहीं करना है, पी टोटल की जगह पे हमें एक्स ए वाला वैल्यू जो है वो डाल देना है। अभी y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर ही नहीं करना है। पी टोटल अपॉन एक्स ए अपॉन पी नॉट ए एक्स ए, और यहां पे मैं एक्स ए वाला फॉर्मूला ही डायरेक्ट लिख देता हूं। एक्स ए वाला पी टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, वो सिखाया था ना मैंने, ए बी वाला। तो एक्स ए है तो यहां पे बी से शुरू होगा, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। याद आया, एक्स है तो ए बी या बी ए, ये हो गया ना। ये हमने उसको एक्स ए के टर्म्स में चेंज कर दिया। अब क्या होगा, अब इन दोनों को आप ऐसा लिख सकते हो, वाई ए इज इक्वल टू, ये प्लस का साइन है तो दोनों को अलग कर दो, पी नॉट बी ओवर पी नॉट ए इंटू 1/x(a). चलो ये वाला पार्ट अलग हो गया, प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए ओवर पी नॉट ए एक्स ए। समझा कि नहीं, ये हो गया ना। तो अब हम इस पी नॉट ए एक्स ए के तो हम यहां से उड़ा सकते हैं, यानी एक्स ए एक्स से कैंसिल हो गया, ये तो कट हो गया। हमें जो ग्राफ चाहिए वो किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, 1/x(a) वर्सेस 1/y(a), ये चाहिए मुझे 1/x(a) वर्सेस 1/y(a). तो मुझे करना क्या रहेगा, मुझे करना ये पड़ेगा कि ये वाला 1/x(a) को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, इसको सामने फेंक दो, इसको सामने फेंको, तो ये क्या हो जाएगा यहां पे, अगेन इसको मुझे सब्जेक्ट चाहिए एक्स ए इंटू पी नॉट ए पी नॉट बी ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू 1/y(a) माइनस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी ओवर पी नॉट ए। अब मुझे एक्स ए वाला चाहिए तो इस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए को सामने लेके जाओ, उसको सामने फेंक दो, इसको सामने डाल दे सकते हैं हम, है ना। तो 1 क्या हो जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू 1/y(a) इंटू पी नॉट ए ओवर पी नॉट बी माइनस, अच्छा माइनस को अगर मुझे प्लस कर देना है तो अंदर में चेंज कर दूंगा, तो ये हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए ओवर, इसको हमने सामने फेंका है तो ये पी नॉट ए ऊपर आ गया तो नीचे बचेगा सिर्फ पी नॉट बी। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। अब क्या हो गया, अब आपके पास एक्स ए वर्सेज 1/y(a) वाला ग्राफ हो गया। ये इसको हम कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू ये x ये m प्लस सी, तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, यहां पे कट नहीं करेगा, यहां पे आपको एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा, इसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे तब जाके वो यहां पे कट करेगा। इज इट ओके। और यहां पे इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, ये वाला इंटरसेप्ट है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी,
और ये स्लोप है, स्लोप क्या हो जाएगा, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी, ये स्लोप हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने ये आंसर सही दिया है उनको बहुत ही बधाइयां, बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों ने आंसर्स मुझे भेजे नहीं है, मगर ये चीज अगर सोची थी आपने, मुझे सिर्फ ये थॉट प्रोसेस चाहिए थी, ये पीटी की जगह पे मुझे ये चाहिए था बस, और कुछ नहीं, उतना कर लिया होता तो आपका आंसर आ जाता। अगेन ये आपका क्वेश्चन ऑफ द वीक था, ये इस वीक का मैंने क्वेश्चन आपको दिया था। नेक्स्ट वीक वापस ऐसा एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन ऑफ द वीक, वो भी आपको टाइम दूंगा मैं, और कैलकुलेट करके लाना है, बताना है मुझे क्या है। वो भी क्वेश्चन मेरे पास एक ग्राफ वाला ही, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है, और आज हमने जो बताया उसी के बेस पे है, पॉजिटिव नेगेटिव डिविजन के बेस पे। ठीक है, आज मैंने खैर आप लोगों को, मुझे कई लोगों ने पूछा था कि सर आप डीपीपी कब सॉल्व कराओगे, तो आज का मैंने वेडनेसडे का बोला था, मगर हम कल करते हैं। थर्सडे को हम डीपीपी कर रहे हैं, जो अभी मैंने कल जो भेजी है सॉरी, कल जो मैंने भेजी है करीब 10-15 क्वेश्चंस हैं, वो 10 क्वेश्चंस हैं, वो 10 क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर भेज रहा हूं आज, और वो सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं कल, ठीक है ना, थर्सडे को। फाइन, चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, सायोनारा।